हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। हम हैं वो जो देते हैं आपको कंटेंट दैट मैटर्स। आज हम आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आए हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। हमारी यूनिट 1 थी बेसिक्स ऑफ एनर्जी, और ये जो हमारा वीडियो लेक्चर आ रहे हैं ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो बीटेक कर रहे हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं लड़के, उनके लिए आ रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो से पहले मैं एक वीडियो और आपको दे चुका हूं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, यूनिट 1 के ही, तो उसको भी आप जाकर जरूर से देख लें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, द एनर्जी सोर्सेस दैट आर एइदर फाउंड और स्टोर्ड इन नेचर आर। प्रकृति में पाए जाने वाले संग्रहित ऊर्जा स्रोत हैं, इनमें से कौन से? सेकेंडरी, प्राइमरी, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हमारे ऐसे कौन से ऊर्जा स्रोत, एनर्जी सोर्सेज हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज। प्राइमरी एनर्जी सोर्स वो हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नेचुरल गैस कंटेन्स। प्राकृतिक गैस में शामिल है। प्राकृतिक गैस में क्या शामिल है, इनमें से आपको बताना है ऑप्शंस में थे। सबसे पहला ऑप्शन है 95 to 99% मीथेन। दूसरा ऑप्शन है 95 to 99% इथेन। तीसरा ऑप्शन है 95 to 99% अदर गैसेस, या नन ऑफ द अबव। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा मीथेन पाई जाती है, 95 to 99%। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्सेस आर नोन एज। अक्षय ऊर्जा स्रोतों के रूप में जाना जाता है। ये दो ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन से अक्षय ऊर्जा स्रोत यानी इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्सेस के नाम से भी जाने जाते हैं? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते, इसीलिए इनके आगे इन लगा हुआ है। इनका मतलब, इनएग्जॉस्टेबल का मतलब जो कभी खत्म ना हो। ठीक है ना, तो ऐसे कौन से एनर्जी सोर्सेज हैं जो कभी खत्म नहीं होते? तो वो होते हैं हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होते क्योंकि इनके नाम में रिन्यूएबल लगा है, मतलब ये समय के साथ अपने आप को दोबारा उत्पन्न कर लेते हैं, पैदा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यही हमारे हो जाते हैं इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्सेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज। किसी पिंड की कुल ऊर्जा। अब किसी पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब हम आपको पिछले एमसीक्यू की सीरीज में हमने आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें एक चिड़िया हवा में उड़ रही है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, तो वहीं पे हमने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इनमें से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, विंड, बायोमास, कोल, टाइड्स। नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जो कभी रिन्यू नहीं हो सकते। ठीक है ना, रिन्यू मतलब दोबारा से उत्पन्न नहीं हो सकते, एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए। तो विंड तो हमारे नेचर में इनफाइनाइट अमाउंट में प्रेजेंट है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, तो ये तो नॉन रिन्यूएबल है नहीं, ये तो रिन्यूएबल है। ठीक है, बायोमास, कोल और टाइड। बायोमास भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, टाइड्स भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोल। कोल हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। और कौन सा एनर्जी सोर्स है ये? एग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्स। ठीक है ना, छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? इनमें से जियोथर्मल एनर्जी वो होती है जो हमें अर्थ से मिलती है, जैसे अर्थ की जो हीट है वो एक तरीके की जियोथर्मल एनर्जी है। ठीक है ना, तो इसमें से जियोथर्मल एनर्जी कौन सी है? तो क्योंकि जो अर्थ से हमें मिल रही है वो हमारी जियोथर्मल एनर्जी हो जाती है, इसलिए जियोथर्मल एनर्जी का स्रोत क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अर्थ। ठीक है, 7th क्वेश्चन पे चलते हैं।
कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। कॉमर्शियल यूनिट मतलब कि जो रुपए से कंपेयर की जा सके, मतलब जब भी हम बिजली यूज कर रहे हैं अपने घर में तो हम उसका एक प्राइस देते हैं, कुछ रुपए देते हैं सरकार को, तो वो कॉमर्शियल यूनिट में हम पैसा देते हैं जैसे, ठीक है। तो उसका जो हमारी यूनिट हो जाती है वो हो जाती है किलोवाट आवर, KWH, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8, रीजन ऑफ एनर्जी प्रॉब्लम इन इंडिया इज, भारत में ऊर्जा समस्या का इनमें से कौन सा एक कारण है। तो देखिए, एनर्जी प्रॉब्लम की ये सारे कारण हैं। एग्रीकल्चर की वजह से भी एनर्जी में कमी आती है, इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रही हैं जिसकी वजह से एनर्जी ख़त्म हो रही है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूटिलाइजेशन करती है जिसकी वजह से भारत में एनर्जी की प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्कोप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज पॉसिबल इन, ऊर्जा संरक्षण का दायरा इनमें से किसमें संभव है, ठीक। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एनर्जी कंजर्वेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं इन ऑप्शंस में, अगर आप देखो तो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में भी हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज में भी एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, हाइड्रोजन या ओजोन, ठीक है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, मीथेन CH4 ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन O3 ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। विच ऑफ दिस इज अ कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स, अब इनमें से कौन सा कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स है, मतलब हम जिसे पैसे देकर खरीदते हैं, ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिसे हम पैसे देकर खरीदते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, ऑयल है, कोल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है, ठीक है। तो जब मैंने आपको अम्लीय वर्षा पढ़ाया था अपनी पिछली वीडियो में, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार जाकर उसको देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एसिड रेन किस की वजह से होती है, ठीक है। तो जो एसिड रेन का मेन गैस है, एक ऐसी गैस है, दो ऐसी गैस हैं जो मेनली एसिड रेन को पॉसिबल करती हैं, वो होती है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2 एंड SO2। तो ये ऑप्शन इसका 3rd सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज हैज हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन ग्रीन हाउस गैस, इनमें से किसकी सघनता ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक है, मतलब इन 4 गैसों में कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज मेनली रिलीज्ड बाय, SO2 मुख्य रूप से किसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो अगर हम SO2 की बात करें तो कोल प्लांट, कोयला संयंत्र जो है, ये सबसे ज्यादा SO2 का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, ऊर्जा संरक्षण का क्या अर्थ है। तो आपको ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है कि ऊर्जा संरक्षण मतलब ऊर्जा को बचाना, ठीक। तो नंबर 1 ऑप्शन यही सबसे सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एन एनर्जी ऑडिट टीम इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, एनर्जी ऑडिट टीम, जब मैंने आपको एनर्जी ऑडिट पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि एनर्जी ऑडिट की टीम जो है वो कब बनाई जाती है। तो प्री ऑडिट फेज, ऑडिट करने से पहले एनर्जी ऑडिट की टीम का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज ऑब्टेन्ड बाय, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, बायोमास के द्वारा, फॉसिल फ्यूल के द्वारा, सन के द्वारा या विंड के द्वारा, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हीट एंड लाइट, जब भी आप किसी एनर्जी को यूज करते हो तो हीट एंड लाइट ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो कब ऑब्टेन होती है, जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करो, ठीक है। किसी भी ईंधन को आप जब जलाते हो तो आपको हीट मिलती है और लाइट मिलती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फॉसिल फ्यूल्स। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन व्हाट फॉर्म इज सोलर एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम द सन। सूर्य से किस रूप में ऊर्जा निकलती है, ठीक है, जो हम तक पहुंचती है, तो वो हमारी हो जाती है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। 19th क्वेश्चन, विच इज मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत कौन सा है जिससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है या होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखो बिजली का उत्पादन तो हम लोग कोयले से करते हैं भारत में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन तो हो जाएगा कोल। लेकिन इन चारों से हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट आप वहीं पे लगा सकते हो जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है ऐसी बिजली जो जल द्वारा उत्पन्न की जा रही हो, ठीक है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होगा, जल होगा, वहीं पर आप ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। विंड एनर्जी आप वहाँ प्रोड्यूस कर सकते हो जहाँ बहुत ज़्यादा हवा हो, बहुत तेज़ हवा चलती हो। सोलर एनर्जी आप वहाँ पे उत्पन्न कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो जहाँ सन की जो धूप है, जो रेज है, वो प्रॉपरली अर्थ तक पहुँचती हो, ठीक है। तो इंडिया में तो मौसम बदलता रहता है, जिसकी वजह से कोल का यूज़ इंडिया में ज़्यादा किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कुकिंग यूटेंसिल्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। खाना पकाने के बर्तन निम्नलिखित में से किस ऊर्जा हस्तांतरण तकनीक का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। मतलब एनर्जी को ट्रांसफर करने के 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जिसको आप देख पा रहे होगे सामने, चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। तो जो कुकिंग यूटेंसिल्स है, मतलब खाना बनाने वाले बर्तन हैं, वो इन तीनों ऑप्शंस में से, इन तीनों टाइप्स में से किसके थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो ठीक है, तो अगर आप खाना बनाने के बर्तन को देखो तो आप उसे नीचे से हीट करते हो ना। हीट करने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर का जो खाना है वो गर्म होता है। तो हीट क्या करती है, पहले तो इस नीचे वाले सरफेस को गर्म करती है, फिर इस सरफेस के ऊपर जो भी खाना है उसको गर्म होगा, ऐसे ऊपर की तरफ हीट बढ़ती जाती है। तो एक तरीके से ये कंडक्शन हो गया, चल, है ना। हीट ने पहले इस बर्तन को गर्म किया और बर्तन गर्म होने के बाद बर्तन में जो हीट आई वो हीट चली गई खाने के अंदर। तो ये कंडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग। निम्नलिखित में से किसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक। तो बायोमास जलाने से, हाँ, हल्की बहुत होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जी हाँ, ईंधन को जलाने से सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। दूसरी चीज़, सीएफसी को एटमॉस्फेयर में छोड़ने से, जो नहीं भैया, सीएफसी को जब आप एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे तो ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। क्या होता है? ओजोन लेयर डिप्लीशन, मतलब ओजोन की परत में क्षति पहुंचती है, ठीक है। तो वो आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग देती है। लेकिन ये डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। मेटल को मेल्ट करने से, मतलब क्या धातुओं को पिघलाने से ग्लोबल वार्मिंग होती है? जी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम विथ विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा के साथ प्रमुख समस्या क्या है? जनरेट्स एनर्जी फ्रॉम विंड, हवा से ऊर्जा उत्पन्न करता है। भाई ये तो एक पवन ऊर्जा की खास बात हो गई, क्योंकि हवा से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो ये उसकी एक खास बात है। पहला पॉइंट तो नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जी हाँ, ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये भी एक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ लैंड, जी हाँ, ऊर्जा, पवन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जमीन की आवश्यकता पड़ती है जिसमें हम विंड प्लांट लगा सकें, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है विंड एनर्जी से रिलेटेड।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट द एनवायरमेंट? अम्लीय वर्षा पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है? ठीक है, बाय प्रेसिपिटेटिंग क्लीन एंड फ्रेश वाटर इन फ्रेश वाटर बॉडीज, स्वच्छ और ताजे वर्षा जल को केवल मीठे जल निकायों में अवक्षेपित करके? नहीं। बाय प्रेसिपिटेटिंग क्लीन एंड फ्रेश रेन वाटर इन ऑल वाटर बॉडीज एट वंस, सभी जलाशयों में एक साथ स्वच्छ और ताजे वर्षा जल को अवक्षेपित करके? नहीं। बाय कंज्यूमिंग ऑल पॉल्यूटेड वाटर एंड प्रेसिपिटेट क्लीन वाटर फ्रॉम वाटर साइकिल, सभी प्रदूषित जल का उपभोग करके और जल चक्र से स्वच्छ जल का अवक्षेपित करके? नहीं। बाय प्रेसिपिटेटिंग एसिडिक रेन वाटर, हाँ तो ये इसका सही ऑप्शन है। एसिडिक रेन वाटर का अवक्षेपण करके, इस तकनीक के द्वारा एसिड रेन हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रही है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन का पीएच लेवल कितना होता है? तो एसिड रेन का पीएच लेवल होता है 3 से 4। ठीक है, जो हमारी पीएच स्केल होती है 0, 14, 7, 14 और इधर होता है 0। इतने में तो हमारा एसिड होते हैं, ये हमारे बेसिक मीडियम होते हैं। ठीक है, और ये हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, फ्रेश जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर वो ये यहाँ पे आता है न्यूट्रल डिस्टिल्ड वाटर। जो हमारी एसिड रेन है वो आती है 3 से 4 के बीच में। ठीक है, 3 से 4 के बीच में यहाँ पे आएगी कहीं एसिड रेन। ठीक, तो ये एसिडिक मीडियम हो जाता है 0 से 7, 7 से 14 हो जाता है बेसिक मीडियम, 7 हमारा न्यूट्रल रहता है और एसिड रेन लाई करती है एसिडिक रीजन में जो कि है 3 से 4 के बीच में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डायरेक्टली हार्मिंग द एटमॉस्फेयर? निम्नलिखित में से कौन सीधे तौर पर वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है? सीधे तौर पर भैया कौन नुकसान पहुंचा रहा है? कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, हाँ भाई नुकसान तो पहुंचा रहे हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड एमिशन ऑफ एसिडिक गैसेस, ये भी नुकसान पहुंचा रही हैं। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, ये भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और लैंडफिल्स एंड इंडस्ट्रियल एमिशन इनटू वाटर बॉडीज, ये भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इनमें से सही कौन सा? सही तो सभी हैं, लेकिन एक जो सीधे तौर पर हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रहा है वो चीज़ है हमारी ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। ये सीधे तौर पर हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे पूरे 25 के 25 क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ एनर्जी के ऊपर और एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से भी करवा दीजिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।